अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। हालत पाकिस्तान के और बैनुल अक़वामी दोनों ही जानिब जो है मामलात कशीदा हैं। कहीं से मतलब सूरत हाल कोई फ़िलहाल अमन व अमान की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर कहीं कुछ अमन व अमान की सूरत होती है तो कोई ना कोई अमन का दुश्मन पैराशूटर जो है वो बीच में कूद जाता है और कोई ना कोई उसमें जिसे कहते हैं ना कि वो शब खूं लगाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान से पहले मैं थोड़ा सा कुछ आलमी ख़बरों पे बता दूं। जो अहम इस वक्त बहुत इशू है वो इशू इस वक्त है G20 की एक मीटिंग। देखिए G20 का जो इत्तेहाद है बेसिकली वो एक आपको पता ही होगा कि वो एक इकनॉमिकल मुआशी इत्तेहाद है जो कि बड़े ताकतवर ममालिक का है। और इस वक्त जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो मामला चल रहा है बेसिकली वो बताया तो जाता है और हम भी कहते रहे हैं कि वो और जो है यूक्रेन इसी को बताया जाता है कि ये इन दोनों के दरमियान एक मतलब झगड़ा है। और ये कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि रूस एक जारह मुल्क था और उसने यूक्रेन की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया और सारी चीज़ें आपको मालूम हैं। हालांकि दर हकीकत मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। यूक्रेन जो है किसी ज़माने में था भी रूस का हिस्सा, लेकिन जिस वक्त वो नेटो और ये तमाम जो सर्द जंग का ख़ात्मा हुआ तो उसके बाद कुछ रियासतें जो आज़ाद की गई थी तो रूस ने आज़ाद कर दी गई थी। और रूस की तरफ से ये कहा भी गया था अमेरिका से कि जो रियासतें आज़ाद हुई हैं उन पे फिर अमेरिका या कोई उनका जो है कोई तसल्लुत नहीं होगा। ख़ास तौर पे ये भी रूस को कहा गया था कि नेटो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर अगर देखें, बड़ी लंबी तफसील से मुख्तसरन बता रहा हूँ कि जो कुछ हुआ ना उसमें वादा खिलाफ़ी या जो कुछ भी गड़बड़ की गई वो की गई है अमेरिका की तरफ से। अब भी रूस जो है इस वक्त मौजूदा पोजीशन रूस की वो अगर आप देखें तो वो रूस का मौक़िफ़ मैं समझता हूँ बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गो के यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से रजिस्टर्ड है, लेकिन यूक्रेन की जो सरहदात हैं, जो बॉर्डर्स हैं उसके, वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो कहलाते हैं वो अभी भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हवाले से वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो खैर बहरहाल अब ये जो मसला शुरू हुआ तो ये बुनियादी तौर पर अमेरिका ने रूस से अपनी दुश्मनी निकाली और यूक्रेन के सर पे या कंधे पे बंदूक रख के इस जंग को शुरू किया। और असल मकसद वो ये था कि अपने दुश्मन रूस को घुटनों पे लाना। नेटो को भरपूर तरीके से अमेरिका ने इस्तेमाल किया। अब ये जो माशी जो बड़े बड़े अलाइंस हैं या दूसरे पॉलिटिकल अलाइंस है उन सब को भी अमेरिका रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाह रहा है। G20 की मीटिंग में अमेरिका की पूरी कोशिश ये रही है और अभी भी इस वक्त एलामिया नहीं उसका जारी हुआ माफ़ कीजिएगा, लेकिन अमेरिका की कल से लेकर आज तक ये पूरी कोशिश रही थी कि एलामिया जो है वो किसी न किसी तरीके से एक सफारती सतह पर रूस को G20 की तरफ से सख्त एलामिया जाए जिसमें कि रूस को एक जारह मुल्क जो है समझा जाए या करार दिया जाए, जिसके ऊपर कई ममालिक ने उस पर इनकार कर दिया। यानी दूसरे अल्फाज में अब यूँ समझ लें कि यहाँ पर अमेरिका को थोड़ी सी नाकामी हुई। अच्छा, इसी तरह एक तरफ तो ये काम हुआ, दूसरी जानिब अमेरिका ने एक कोशिश ये की थी कि चीन को इसी पस मंज़र के अंदर के चीन को थोड़ा सा अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा जाए या चीन की तरफ जिसे कहते हैं ना कि क्या कहना चाहिए, मैं अगर उसको यूँ कहूँ कि चारा डालने वाली बात, तो उस पर भी कुछ अमेरिका ने कोशिश की थी 2 दिन कबल और कुछ ऐसे बयानात दिए और कुछ ऐसे मामलात करने की कोशिश की। लेकिन चीन को भी पता था, जाहिर सी बात है, कोई इतने वो बच्चे तो नहीं है कि आप अगर किसी को छोटे बच्चे को झुंझुना दें तो वो खुश हो जाए। इससे पर्दा डिप्लोमेटिक सतह पे जो बैनुल-अक़वामी सारे मामलात हैं चीन की बहुत ज़्यादा नज़र है। चीन की एजेंसियाँ भी बहुत ताकतवर हैं और सारी दुनिया के अंदर छाई हुई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो उनको भी सारी सूरत हाल का इल्म था। तो लिहाजा जब आज मुलाकात होनी थी अमरीकी क़यादत की और जीपिंग की, चीन की क़यादत की, तो उस मुलाकात से थोड़े देर कबल ही चीन ने अपने मदर बम जो है उसकी नुमाइश इन्होंने की और ये बताया कि चीन को किसी भी तौर पर कोई कमज़ोर मुल्क समझकर न समझा जाए और ना ही चीन को कोई कमज़ोर मुल्क समझकर कोई मुज़ाकरात किए जाएं। और उसके फ़ौरन बाद जब ये मदर बम दिखाया गया चाइना की तरफ से तो बहुत बड़ा मतलब एक मैसेज होता है। ये लोग समझते हैं जो डिफेंस के हवाले से या डिप्लोमेटिक सतह पे जो लोग होते हैं वो तमाम सूरत हाल को समझते हैं। और उसके फ़ौरन बाद ही मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद भी
गो के बाइडन ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाने की कोशिश की। अगर आप उन मुलाकातों की तस्वीरों को देखेंगे तो बाइडन ने बड़ी दूर से ही जीपिंग के आगे हाथ बढ़ा दिया, जाके थोड़ा सा उनके मतलब कोहनी पे भी हाथ रखा। यानी आज बाइडन ने वो तमाम हरकतें की जो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करते रहते हैं, यानी हाथ दबाना, कोहनी को दबाना और थोड़ा सा इस किस्म की जो है जिसे कहते हैं ना कि वो फ्लैटरी टाइप का जो कुछ नज़र आता है, कुछ मामला ऐसे ही, या अपने आप को जाहिर करना कि जी मैं आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ या आपका बड़े करीब हूँ या बहुत ज़्यादा दोस्त, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन आज वो मंजर जो शहबाज शरीफ वाला वो मुझे देखने में नज़र आया। लेकिन ये तमाम जेस्चर करने के बाद भी जो जीपिंग का बयान आया है वो इंतहाई अहम था। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन उन्होंने ये एक लफ्ज़ कह के गुब्बारे में से हवा निकाल दी कि जब भी बातचीत होनी चाहिए चीन के दरमियान और अमेरिका के दरमियान या इन दोनों ममालिक में किसी भी सतह पर अगर बातचीत हो तो डायलॉग या बातचीत बिल्कुल मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब कोई बामकसद होना चाहिए, दिखाने के लिए, जेस्चर करने के लिए या फोटो सेशन के लिए या इधर उधर की बात करने के लिए नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें हम पसंद नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि छोटा सा एक बयान जो है ये जो काफ़ी होगा। अच्छा, अब G20 को अमेरिका ने कोशिश की थी रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की, जैसे मैंने कहा उसमें नाकाम रहा। अच्छा, अब अगला साल जो है इसमें एक भारत को भी बड़ा झटका लगा है। मैं आपको बताता हूँ, अगले साल जो है G20 की जो मेज़बानी है वो है भारत के पास। अच्छा, मोदी साहब की पूरी कोशिश रही थी और मोदी साहब ने, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ पक्की, मतलब सफारती ज़राए से, मोदी साहब ने आज से 1 महीने पहले बड़ा काम किया था कि जो नेक्स्ट G20 की जो मीटिंग होगी उस G20 की मीटिंग को वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और उस अगली G20 मीटिंग से पहले उनका ख्याल था कि पाकिस्तान के साथ एक छोटी सी नोक झोंक, यानी जब वो मीटिंग करीब हो, उस मीटिंग से पहले, यानी बिल्कुल नियर, मतलब जब भी वो होना हो तो उससे 1 आध महीने या 20-25 दिन पहले पाकिस्तान के साथ एक छोटी सी छेड़छाड़, जिसे मैं कहता हूँ ना कि वो तैयार हैं वो कर ली जाए। और साथ ही उस जो छेड़छाड़ या झड़प पाकिस्तान के साथ या जंग जो भी आप कह लें, अगर वो होती है तो उसको फिर लेजिटिमाइज या लेजिटिमेसी देने के लिए या उसको किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए G20 के मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आज जो नाकामी अमेरिका को हुई है उसके की वजह से जो है मोदी पर बड़ी ओस पड़ गई। और ये बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं तजिया नहीं, मैं बड़े ज़बरदस्त डीप जो वहाँ पर जो लोग हैं, जो इंडिया के पॉलिसी मेकर हैं, उन्होंने ये बात बताई कि मोदी साहब बड़े परेशान हो गए कि हमने तो बड़ा प्लान करके रखा था कि नेक्स्ट जो, क्योंकि अगली G20 का मेज़बान भारत है, तो ये एक बहुत बड़ा इनको झटका लगा है। तो ये सारी सूरत हाल है और G20 की अभी मीटिंग जारी है और अभी आज अब उसमें कोशिश ये की जा रही है कि कुछ मामलात को दुरुस्त करें। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, जो अहम चीज़ है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि G20 के अंदर, मैंने कल बताया था कि प्यूटन इसलिए नहीं गया कि उनको खतरा था, बताया गया था कि शायद हो सकता है कोई इन पर छोटा मोटा हमला किया जा सके या हो सकता है कोई जूता पोशी की रस्म हो जाए, जैसे कि सबकी जूता पोशी की रस्म में नवाज शरीफ की भी हो चुकी है। तो ये एक मतलब एक ट्रेंड बन गया, बुश वगैरह को भी पड़ा, सब लोगों को, मतलब एक किस्म की इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ की बेइज्जती करने के मुतरादिफ एक चीज़ है। तो कोशिश ये की गई थी और ये खबर दी गई थी कि शायद यहाँ पे उनकी भी जूता पोशी हो जाए। तो यह हो सकता है कि ये, मुझे किसी ने ये भी बताया था कि किसी को ये कहा गया था शायद हो सकता है कोर्ट के इनको थप्पड़ भी मार देता, जो कि बड़ी गैर सफारती और बहुत ही बद अखलाकी की इंतहा होती ऐसे मौक़ों के ऊपर, और ख़ास तौर पर हेड ऑफ द स्टेट के साथ। तो ये मैंने कल बताया था, कन्फर्म थी। लेकिन ये तो एक वजह थी, लेकिन इसके बाद एक और वजह जो मुझे कल पता लगी है रात को मुझे वो पता लगा, मैंने कहा वो भी आपसे शेयर कर दूं कि प्यूटन के वहाँ ना जाने की एक वजह और सबसे बड़ी ये थी कि जीपिंग ने प्यूटन के साथ कुछ बात करनी थी यूक्रेन के हवाले से जंगबंदी पर, और इसी तरह मोदी ने भी कुछ बातचीत करनी थी। मोदी भी चाह रहे हैं कि जो जंगबंदी जो है मतलब रशिया के दरमियान या रूस के दरमियान अगर कहीं कोई मामलात होते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं भी थोड़ा सा कुछ केक का हिस्सा अमन के अंदर मैं खा लूँ। क्योंकि ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मोदी साहब की कोशिश है अपने तौर पर लॉबिंग, ये वक्त से पहले आपको बहुत पहले खबर दे रहा हूँ कि लॉबिंग की जा रही है कि अगला जो नोबेल प्राइज़ का जो है उसके अंदर कुछ हिस्सा या तो टोटल मोदी को मिल जाए या कहीं ना कहीं मोदी भी अगले नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब हो जाएं। तो पस पर्दा बड़ी तेज़ी से वो काम कर रहे हैं उनको अमन के हवाले से, तो इसलिए उनकी भी कोशिश थी कि वो बैठ के इनके साथ को बातचीत करते। लेकिन चूंकि प्यूटन जो है फौरी तौर पर, मैं नहीं समझता कि कोई शिकस्त खा जाएंगे, गो के वो खैरसों से पीछे हट गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उनको पता था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा वहाँ मोदी होंगे और फिर साथ में जीपिंग होंगे। ज़ाहिर है चीन उनका इस वक्त इत्तेहादी भी है किसी मामले में, तो ऐसा ना हो कि फिर उनको कहीं कुछ मजबूर होकर कुछ बात करनी पड़े। तो ये भी एक वजह जो है बताई जा रही है कि वो प्यूटन जो है वहाँ G20 में नहीं गया।
तो खैर ये सारी सूरत हाल थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब देखें G20 का एलामिया कल होता है, क्या आती है सारी बातें पता लगेगा। लेकिन एक जॉइंट एलामिया जो रूस के खिलाफ करना था उसके ऊपर इनको कम से कम बड़ी बुरी तरीके से नाकामी हुई है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान का जिक्र कर लूँ। देखिए पाकिस्तान की सूरत हाल का मैंने आपको बताया था कि कुछ मामला जो लाहौर में मुलाकातें हुई थी उसमें कुछ बेहतरी की सूरत हाल हुई थी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई, जैसे अभी मैंने कहा था ना कि जब भी कोई अगर काम बेहतर होने लगता है कोई ना कोई पैराशूटर कूद जाता है, ख्वाह वो कभी खान साहब की तरफ से कूदे या कभी उधर से कूदे, मतलब पैराशूटर सब जगह हैं। तो कोई ना कोई पैराशूटर, ज़ाहिर है पैराशूटर के फिर बैनुल अक़वामी जो हैं ताल्लुकात उनके साथ भी राब्ते होते हैं, वो किसी के टाउट भी होते हैं। तो इसलिए फिर उनकी कोशिश होती है कि मतलब जो बहरानी कैफियत है ना वो रखी जाए। तो ये मामला कल जैसे आपको पता भी लग गया होगा, इसी चैनल से बता दिया गया था आपको कि लाहौर की मुलाकातें किसी हद तक कुछ बेहतर रही हैं और कुछ मामला सुधरने की बात है। और ये भी आपको बता दिया था कि इमरान खान ने जो है आर्मी चीफ के हवाले से उनको ने कह दिया था कि ठीक है जैसा मुनासिब हो हम उसको तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि आर्मी चीफ जो कोई भी होता है वो यकीन दहानी करा दी थी कि इमरान खान साहब को उनसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तरीक़ेकार ये था कि जो आर्मी चीफ के हवाले से जो इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर भी कुछ उनको यकीन दहानी हुई थी। और उसके अलावा ये बात तय पाई थी कि आर्मी चीफ एक ऐसा लेके आएंगे जो कि बिल्कुल सबके लिए होगा, वो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर ही, जो भी लिस्ट आ रही है सीनियरिटी लिस्ट उसके अंदर ही होगा, लेकिन सबके लिए काबिल कबूल होगा। और यकीन दहानी उसकी करा दी गई थी। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ, मैंने आपसे कहा था कि नवाज शरीफ के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ये चाहता है कि हर सूरत के अंदर जो है नवाज शरीफ की रिट को जो और नवाज शरीफ को की जो है एक सोच को बरकरार रखा जाए। तो नवाज शरीफ साहब ने देखा कि ये सारा मामला गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने उसके अंदर फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज ने इसको ख़राब करने के लिए फौरी तौर पर जो अपने तौर पर अनाउंस कर दिया आसिम मुनीर का नाम। ख्वाह आसिम मुनीर ही आते कोई मसला नहीं था, अगर आसिम मुनीर ही आ जाते, अच्छे हैं, प्रोफेशनल जनरल हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ख़राब क्यों किया। क्योंकि इसका तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार क्या है कि वो उसके नाम की जो है ना समरी बाकायदा जारी होती है, और समरी जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस करता है। ठीक है, अगर वज़ीर-ए-आज़म का इख्तिसाक़ है, मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं, आप भी मान लें, सब मान लेते हैं, चलो आइन ने इजाज़त दी है, वो कि मेरे नज़दीक ये मेरी ज़ाती राय, मैं गलत हूँ, उस चीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म के पास ये इख्तिसाक़। अब अकल तो होना ही चाहिए, अगर है देना है तो फिर सदर ममलिकत को क्यों नहीं देते आप, कमांडर इन चीफ है उनको दे दें आप। लेकिन चलिए, तो अब अगर था भी तो इंतज़ार कर लेते और उस समरी का इंतज़ार करते, सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से आती, लेकिन उसको बाईपास करके उन्होंने खुद से ऐलान करके और यानी उसको भी ख़राब किया। और जिसकी वजह से आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट सख्त नाराज़ है। यानी पहले तो इस्टेब्लिशमेंट किसी मामला पे कहीं न्यूट्रल, मतलब कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा ना, बच्चे खेलते ना, खेल होता था, एक पैर सोना एक पैर चांदी, कभी इधर रखा कभी उधर रखा। तो इस किस्म की जो ना इस्टेब्लिशमेंट कुछ सिलसिला कर रहा था, कभी थोड़ा सा इधर सपोर्ट कभी उधर सपोर्ट, और रियासती मामला को देख के। लेकिन अब जो इन्होंने ये जो काम करना शुरू किया है उससे इस्टेब्लिशमेंट को पता लग गया कि ये जो है ना अब हमारे खिलाफ जो है ना ये जा रहे हैं और हमें ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने आज एक सख्त कॉल जो इनको की है, और मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ कि, और उनको ये कह दिया है कि आप जो चाह रहे हैं वो हम इस तरह नहीं होने देंगे। और एक बात आप कान खोल के सुन लें कि अगर इमरान खान का मार्च अगर इस्लामाबाद पहुँचता है, इस्लामाबाद पहुँच जाता है और वहाँ पर अगर वो घेराव करते हैं या कुछ करते हैं, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून के तहत हमने अपना काम करना है। हमसे किसी भी किस्म की कोई गैर आइनी इक़दाम की तवक्को ना रखें। यानी और बिल्कुल सख्त अल्फाज में शटअप कॉल कर दिया और कहा कि आपकी जो बयानात हैं और आपके जो मामलात हैं और जिस तरीके से आप हमारी पोजीशन को ख़राब कर रहे हैं या जिस तरीके से आप सारी पिक्चर पेंट कर रहे हैं, उससे ये पता लग रहा है कि हम कोई आपके साथ हैं और हम सारे मामलात में और जो कुछ भी आप कर रहे हैं हम उसके पीछे हैं, ऐसा कोई नहीं है। और इस किस्म की ये पिक्चर को पेंट करने, इस पिक्चर पेंट करने से आप बाज रहे हैं। तो ये जो है मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा, एक बड़ा अच्छा एक मतलब जेस्चर मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों की तरफ से गया है। अच्छा, दूसरी जानिब मैंने आपसे एक बात कही थी और हमेशा कहता रहा हूँ इसी अपने वीलॉग्स में, इसी चैनल से, कि आप जो है ना ज़रा अदलिया पे नज़र रखें। और एक दफ़ा मैंने आपको ये भी कहा था, दो शख्स का नाम लिया था, एक अतहर मैनुल्लाह और एक अपना हमारे चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, मैंने कहा था इन दो, यानी जो उस वक्त इस्लामाबाद के वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अतहर मैनुल्लाह, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है मौजूदा और जो अभी आए हैं अतहर मैनुल्लाह, इन दोनों के ऊपर जो है आप ख़ास तौर पर नज़र रखें। ये दोनों और इनके साथ कुछ ऐसे लोग जो कि कुछ दूसरी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स में भी हैं, वो ऐसे लोग हैं, कुछ जजों का एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में बता चुका, इंतहाई वो गैर जानिबदार हैं और वो समझते हैं कि इंसाफ के तकाज़े किस तरह पूरा करना है। और उनको इस बात का एहसास है कि उन्हें भी अल्लाह के यहाँ तो है, लेकिन अल्लाह के यहाँ भी उनको जवाब देना है। तो उनके फैसले जो ना आपको कहीं ना कहीं
नज़र आएंगे, नज़र आ भी रहे हैं आपको। अभी वो एक ट्वीट के हवाले से भी उन्होंने एक बात कही है, आपने सुना होगा। अभी जो ट्वीट हुआ था किसी बंदे ने कि अता बंदियाल, जी हाँ, उमर अता बंदियाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस जो हैं, तो उनको और इनके ऊपर जो है ख़ास तौर पे आपने नज़र रखनी है। आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ काम करते नज़र आएंगे। और अभी आप जैसे मैंने कहा कि ट्वीट के हवाले से भी वहाँ एक बड़ा अच्छा आया, जिसकी वजह से कई सहाफ़ियों को और कई लोगों को मतलब एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। तो वही अब कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त उन्होंने एक काम और किया है कि ये जो कुछ इलेक्शन कमीशन जो आपका हेरा फेरियाँ करता रहा है, मुझे ये लग रहा है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मुझे कुछ खबर मिली है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान साहब, इनके मामलात के ऊपर भी कहीं मुझे लगता है कि अदलिया इनको भी आड़े हाथों लेंगी, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। तो ये सूरत हाल है। और एक तरफ तो ये सारा मामला चल रहा है, दूसरी जानिब इमरान खान का काफिला रवां दवां है, जोश है। आज उन्होंने दिखा दिए, अपने ज़ख़म वगैरह भी दिखाए। मैं समझता हूँ ये तो खैर बहरहाल मजबूरन उन्होंने किया है, क्योंकि जिस किस्म की हरकतें, ये घटिया हरकतें कर रहे थे और सारी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, उनको कोई गोली नहीं चली, और मतलब इस किस्म की जिस किस्म की एक पिक्चर है इन्होंने पेंट करने की कोशिश की है। हमारे जो PDM के जो लोग हैं, जो गैर मुल्की एजेंट, उससे आप यकीन करें कि पाकिस्तान के अंदर तो इनका इमेज ख़राब हो रहा है, यकीन करें कि बाहर भी उनके इमेज जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और इनकी अब कोई वैल्यू नहीं रही। मतलब पाकिस्तान में तो खैर इंशाल्लाह जो भी अगर इलेक्शन होते हैं नेक्स्ट, तो कौम तो इनको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन बैरून मुल्क भी जब इनकी कहीं कोई जो है ना वो कोई सुनवाई नहीं होगी। सबको पता है बैरून मुल्क के इनके अब क्या किरदार है, क्या इनके हालात हैं, बैंक कॉन्टैक्ट्स वगैरह, और जो इनके बैंक के जो रिजर्व वगैरह हैं जो चोरी करके ले गए हैं और जो बैंकों में बाहर हैं, वो तो उनको पता ही है, जाहिर सी बात है, हमसे छुप गए, हमारी एजेंसी से छुप गए होंगे, लेकिन जिन जिन मुल्कों में हैं उनको तो पता है। और सारी अब उन्होंने मामलात भी उनके देख लिए, तो ये तो समझ लें आपके नील बटा नील होते जा रहे हैं। और इसलिए अब उसे कहते हैं ना कि वो तंग आमद बजंग आमद की वो पॉलिसी पे चल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि इससे मुल्क और कौम का बहुत नुकसान हो रहा है। नवाज शरीफ की मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी पॉलिसी आज तक, जब तक मैं आपसे बात करूँ, जो कुछ वो कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब लॉबिंग कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ राब्ते कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ के आइंदा प्लान है, उन तमाम चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, और वो काम क्या होगा कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये सारी सूरत हाल है। देखिए इंशाल्लाह जो कुछ भी होता है, ये मामला भी चल रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगले 3-4 दिन बहुत अहम है, और ये 3-4 दिन के अंदर हो सकता है, बल्कि जो 10 दिन मैंने कहा था, तो 10 दिन में 3-4 दिन निकल गए, एक हफ्ता रह गया है। तो एक हफ्ते के अंदर मुझे लग रहा है कि शायद ये जो पसे पर्दा कुछ मामला हो रहे हैं, इसके अंदर गो के इनको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने भी अब सख्त पैगाम दे दिया और इस्टेब्लिशमेंट ने भी महसूस कर लिया है कि ये सिर्फ इमरान को ख़राब नहीं कर रहा है, इनको भी ख़राब कर रहे हैं। तो मुझे तवक्को है कि शायद दोबारा इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जो है एक पेज पर आ जाए, और इनको आना पड़ेगा मुल्क और कौम के लिए। और ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इदारों के अंदर कुछ अहम गैर जानिबदार लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि PDM और नवाज शरीफ जो है रियासत और इदारों के खिलाफ काम कर रही है, और इनका जो टोटल जो इनका सारा मामलात हैं, या जो कुछ भी इनकी कोशिशें या काविशें हैं, वो सारे का सारा जो है ना, अगर किसी को अगर सूट करता है तो गैर मुल्की एजेंडे को सूट करता है, जिससे पाकिस्तान की सूरत हाल जो है मज़ीद बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह अपना तज्जिया लेके हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।